आई नो आप एक साइड लिए हो डिबेट का, है ना, लेकिन आपको खुद को भी हल्का सा काउंटर अग्रीमेंट देना होगा पेपर में। एक चीज जो आपको याद रखना है कि मिनिमम 4 पैराग्राफ्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये आपका टोटल फॉर्मेट होना चाहिए, इससे आगे ज्यादा मत करो। अगर आपको कुछ ऐड करना है और पैराग्राफ बनाना है तो वो बॉडी में पैराग्राफ लाओ। अब कंक्लूजन में क्या आता है? कंक्लूजन में आपको समराइज करना है कि आपने जिसका साइड लिया है वही सही है और वही बेटर है। सबसे पहला आपका जो काम होगा क्वेश्चन पेपर में, अगर आप डिबेट राइटिंग सोच रहे हो चूज करने का। हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज द इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक और राइटिंग स्किल का डिस्कशन, जिससे हम लड़ाई करने वाले हैं। नहीं बॉस, एक्चुअली लड़ाई नहीं करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं डिबेट राइटिंग। एंड इसके थ्रू ना ही सिर्फ आपका राइटिंग ऑफ द डिबेट मतलब क्वेश्चन आंसर के पर्सपेक्टिव से अच्छा करेंगे, बट ऑल्सो अगर आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हो तो इस लेक्चर में आपको काफी सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना डिबेट इम्पैक्टफुल बना सकते हो और यू कैन इंश्योर कि जो आपके ऑपोजिशन है या आपके जो ऑडियंस है या जो एग्जामिनर है, पेपर चेक करे, हर एक को ऐसा फील हो कि इस बंदे में दम तो है, राइट? तो इस चीज को कैसे परफेक्शनिस्ट के तरह एस करना है या समझना है, उसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन कैसे स्टार्ट करने वाले, क्या क्या करने वाले। नंबर 1, हम मार्किंग स्कीम समझेंगे, टिप्स टू रिमेंबर समझेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आज बीच में, सेशन के बीच के सम डिस्कशंस के अराउंड हम एक और चीज डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो ये कि मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है अबाउट डिबेट राइटिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वो क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन वो अभी नहीं, चलो वो बीच में देखते रहो, पता चल जाएगा क्या है। सो हाँ, कमिंग टू डिबेट राइटिंग, सबसे पहला जो काम है या टॉपिक है वो है मार्किंग स्कीम। हमें पता है कि राइटिंग स्किल्स में से ये ऑप्शंस रहते हैं आपके पास कि आपको कौन सा चूज करना है, राइट? तो हर एक राइटिंग स्किल, जैसे स्पीच राइटिंग हमने कर लिया है, वो भी 5 मार्क का है। दिस ऑल्सो इज ऑफ 5 मार्क। 5 मार्क का डिविजन क्या है? फॉर्मेट आपका जो दिख रहा है वो है 1 मार्क का। 1 मार्क में क्या क्या आता है? आपका हेडिंग आएगा, फिर उसमें डिविजन्स ऑफ द पैराग्राफ्स आएंगे। एक चीज जो आपको याद रखना है कि मिनिमम 4 पैराग्राफ्स एटलीस्ट होने चाहिए। डिबेट राइटिंग है ना, तो 4 पैराग्राफ्स मिनिमम होने ही चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप बना रहे हो तो वेल एंड गुड, बट वर्ड लिमिट देख लेना। नेक्स्ट क्या है? कंटेंट में 2 मार्क्स। कंटेंट में 2 मार्क्स क्यों? क्योंकि हमें पता है, पहले भी बताया मैंने, कि कंटेंट रेलेवेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो क्वेश्चन पूछा है, सवाल है आपका नाम क्या है, इसमें बस आपको अपना नाम बताना, अपने पापा का नाम, मम्मा का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, सब नहीं बताना है, सिर्फ अपना, टू द पॉइंट। तो वो रेलेवेंसी अगर रहा तो कंटेंट में इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आते हैं एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन का हमें पता है 1 मार्क गोज फॉर एक्यूरेसी। अब ये एक्यूरेसी है किस बात की? ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ये आते हैं। अब देखो, अगर आपने बहुत ही खराब स्पेलिंग मिस्टेक किया, पंक्चुएशन मिस्टेक्स किए, मतलब ग्रामेटिकल एरर्स भी किया, फिर भी आपके 1 मार्क से ज्यादा फॉर एक्यूरेसी टीचर नहीं काटेगा, ठीक है? एंड आगे का जो एक और मार्क है यहाँ पे, दिस 1 मार्क गोज फॉर कि आप कैसे, बिकॉज डिबेट है तो कैसे अपने पॉइंट्स को इस तरह से रखते हो कि वो बहुत इंपैक्टफुल लगे, बहुत मीनिंगफुल लगे, ठीक है? तो वो प्रूविंग ऑफ योर पॉइंट, पॉइंट प्रूव करने का जो एस्पेक्ट है ना, वो जाएगा 1 मार्क पे, कि आपका पॉइंट वैलिडेट हो रहा है कि नहीं सही से। इज इट मेकिंग सेंस? इज इट लाइक स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप किसी को वर्बली डिफीट कर सको? वो चीज जाएगा 1 मार्क में, ठीक है? अब आएंगे थिंग्स टू रिमेंबर में, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है? क्या क्या है? सबसे पहला आपका जो काम होगा क्वेश्चन पेपर में, अगर आप डिबेट राइटिंग सोच रहे हो चूज करने का। अब आते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन पे। देखो गाइस, अगर आप मुझसे पूछोगे कि डिबेट बेटर है कि स्पीच बेटर है या पोस्टर बेटर है, क्या बेटर है, तो मार्किंग के हिसाब से इट डिपेंड्स अपॉन यू। कैसे? अगर आप थोड़े ऐसे कैरेक्टर हो हु कैन फाइट वेल
एंड आपके दिमाग में वो चीज है कि या आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट, मैं फाइट कर सकता हूँ, या मेरे पास पॉइंटर्स होंगे, आई कैन गो फॉर या अगेंस्ट एंड आई कैन प्रूव किसी एक इंसान को कि हाँ चलो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी, तो इन दैट केस आप डिबेट राइटिंग चूज करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतने इम्पैक्टफुली या उतने इंटेंस वे में अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो फिर आप स्पीच राइटिंग पे या दूसरे राइटिंग स्किल्स में जाओ, दैट इज बेटर फॉर यू। ठीक है, ये टिप प्लीज याद रखना। और ये टिप आपको समझ कैसे आएगा कि आप इम्पैक्टफुली या इंटेंसली अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं? प्रैक्टिस से। आपको 1 से 2 डिबेट राइटिंग के टॉपिक मिनिमम लेने पड़ेंगे और उसको लिख के देखना होगा, या तो फॉर या अगेंस्ट जो भी आपको पसंद है, लिख के देखो कि इज इट दैट डीप, इज इट दैट इंटेंस कि कोई भी पढ़ लिया इसको तो उसको लगेगा यार ये तो पर्सुएसिव है, एकदम सही बोल रहा है बंदा, ये तो साइड भी सही बोला है, और इसका बात सुन के अगर मैं ऑपोजिशन में हूं तो भी मैं इसके फॉर में आ जाऊं। ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना साइड चूज करना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन रीड करते वक्त ही डिसाइड करना है कि आप फॉर जाओगे या अगेंस्ट जाओगे। अब ये डिसाइड कैसे करोगे? सिंपल है, अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक के बारे में आपके पास फॉर के पॉइंटर्स ज्यादा है तो फॉर पे, अगर आपके पास अगेंस्ट के पॉइंटर्स ज्यादा है तो अगेंस्ट पे। तो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन आपके पास पॉइंट्स कितने हैं। जिस साइड में ज्यादा पॉइंट्स है आप उस साइड के जाके लिख लो, क्योंकि वो ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा। नेक्स्ट क्या है? मेक अ चॉइस ड्यूरिंग रीडिंग टाइम। ऑब्वियसली ये बाद के लिए मत रखना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन रीड करो ना, 15 मिनट आपको मिलता है, उसी टाइम पे आप डिसीजन बनाओ कि कौन सा राइटिंग स्किल चूज कर रहे हो। अगर डिबेट है तो उसी टाइम डिसाइड करो कि मैं यहाँ पे पेंसिल से हल्का लिख लेना फॉर द टॉपिक या अगेंस्ट द टॉपिक, हल्के से F या A लिख लेना, फॉर या अगेंस्ट। नेक्स्ट क्या है? मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ्स। ये मैंने फॉर्मेट में ही बताया आपको कि 4 पैराग्राफ मिनिमम होने ही चाहिए। क्यों? मतलब एक तो वो फॉर्मेट का पार्ट आप पकड़ लो, और दूसरा बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करनी होती है। जैसे आपको एक इंट्रोडक्शन रखना है, फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाना है, फिर उसका एक सोल्यूशन दिखाना है, और क्लास में कंक्लूजन लाना है। इसके बीच आप चाहो तो एक और पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हो, 2 और पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, लेकिन 4 मिनिमम है और 6 से 7 मैक्सिमम है। 6 इज बेटर, 6 से ज्यादा पैराग्राफ मत बनाना। ठीक है, गिव प्रूफ। बॉस दिस इज हैशटैग इंपॉर्टेंट। प्रूफ क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपने स्टांस रख रहे हो। ठीक है, चलो अगर मैंने बोल दिया कि चिकन बिरयानी इज बेटर देन फ्राइड राइस चिली चिकन, अगर मैंने ये स्टैंड अपना रखा तो क्यों बेटर है वो उसको प्रूफ देके बताओ ना। या अगर मैंने ऐसे बोला गोलगप्पा बेटर है पापड़ी चाट से, तो गोलगप्पा क्यों बेटर है पापड़ी चाट से? अब मैं अपना पॉइंट अगर रखूं कि गोलगप्पा का जो वो स्टफिंग होता है वो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी से बना सकते हैं, उसमें ऐसे पानी में डिफरेंट फ्लेवर्स के पानी आप यूज कर सकते हो, एंड उसमें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग्स ऐड कर सकते हो, सेव दे सकते हो, एंड यू कैन कस्टमाइज इट, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड डिफरेंट रीजन्स में उसके अलग अलग वर्जन्स बनते हैं। तो ऐसे आप प्रूफ, वैलिडेशंस डालोगे, एग्जाम्पल्स डालोगे, तो वो और ज्यादा बेटर एक्सप्लेन्ड होगा, और सामने वाला सोच में पड़ जाएगा कि हाँ सच में ये तो कन्विंसिंग है बहुत ज्यादा। तो ये जो प्रूफ पार्ट है ना, इसका काम ये है टू कन्विंस। देखो आपका डिबेट का मेन मुद्दा यही है कि आप जिस साइड से बोल रहे हो, फॉर या अगेंस्ट, वो दूसरा ऑडियंस सुन के आपसे कन्विंस होके आपके साइड आ जाए। जैसे कोई ये न्यूट्रल बंदा है, आप अगर फॉर हो, ठीक है, और बाकी सब लोग ऑडियंस है वो सुन रहे हैं, कुछ शायद से अगेंस्ट के पास भी अपना माइंडसेट बनाकर आए हैं। अब आपने जब अपना डिबेट का स्पीच दिया कि ये फॉर द टॉपिक मेरा ये पॉइंट है, वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि ये सारे लोग आपके साइड आ जाए कि चलो हम इनका बात अब मान ही ली, क्योंकि एकदम सही है, प्रूफ है, वैलिडेशन है, एग्जाम्पल्स है। तो कन्विंस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स फॉलो वन अनदर एंड शुड मेक लॉजिकल सेंस। अब
आई नो आप एक साइड लिए हो डिबेट का, है ना, लेकिन आपको खुद को भी हल्का सा काउंटर अग्रीमेंट देना होगा पेपर में कि देखो मैंने फॉर द टॉपिक चुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पापड़ी चाट भी बुरा नहीं है फॉर दिस रीजन, बट स्टिल ओवरऑल अगर आप देखो तो गोलगप्पे के लिए ज्यादा पॉइंटर्स है, तो गोलगप्पा इज बेटर देन पापड़ी चाट। तो वो काउंटर अग्रीमेंट भी आपको एक पॉइंट ही सही लगाना है, ठीक है। चलो, नाउ यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटिफिकेशन मतलब लैंग्वेज डिफिकल्ट मत करो, ठीक है, लैंग्वेज सिंपल रखो, बट एक्सप्रेशंस को ब्यूटिफाई करो, मतलब एक्सप्रेशन को एकदम ऐसे एग्जाम्पल्स डालो, ऐसे एक्सप्लेनेशंस डालो कि उससे ब्यूटिफाई होता है पैराग्राफ, ना कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करके, ठीक है। ये सारे पॉइंटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नंबर 1 और ये कन्विंस वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर आप डिबेट पे जा रहे हो तो इनको प्लीज याद रखना। अब आएंगे फॉर्मेट समझने को, ठीक है। फॉर्मेट क्या है बॉस? तो गाइस इंट्रोडक्शन सबसे पहला आता है। आप जब डिबेट बोलना स्टार्ट करोगे पहले तो समझ लो कि क्या क्या लिखना होता है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी में जो कि आपका स्टांस है उसको लिखना है, फिर सॉल्यूशन या काउंटर एग्रीमेंट दोनों लिख सकते हो, एंड लास्ट में एक कंक्लूजन कि आप जिस साइड में हो वो बेटर है, वो कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का देखो एग्जाम्पल्स भी मैंने डाल के रखे ताकि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। सी दिस इंक्लूड सैल्यूटेशन एंड टॉपिक इंक्लूडिंग फॉर और अगेंस्ट द मोशन। तो यहाँ पे बेसिकली सबको पहले ग्रीट करना होता है ना, कि जो जो सुन रहे हैं आपके डिबेट को उनको आपने पहले वेलकम किया, उनको एक्नॉलेज किया कि आने के लिए धन्यवाद, वो तो लास्ट में एक्नॉलेज किया बेसिकली कि रिस्पेक्टेड दिस कि आप सब हो मेरे सामने और मेरा टॉपिक ये है। ये दोनों चीजें रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, esteemed judges, honorable guests, respected teachers and my fellow students. I, आपका नाम, feel honored to have been given the opportunity to speak for या against, वो आपका अपना पॉइंट है। अगर आप for जा रहे हो तो for the topic बोलना, अगर आप against जा रहे हो तो against the topic बोलना और टॉपिक का नाम लगाना। ये होगा आपका इंट्रोडक्शन, स्ट्रेट एंड सिंपल। हाँ, लेकिन अगर आप चाहो कि शुरुआत ही एकदम वाला मोड में करना है तो इन दैट केस स्टार्ट करो अपने टॉपिक के हिसाब से, एक अच्छा धुएंधार कोट के साथ स्टार्ट कर दो और उसके बाद ये लाइंस बोलो कि गुड मॉर्निंग, ठीक है, वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अब बॉडी पे आओ, जो भी प्रॉब्लम है या जो आपका स्टांस है वो लिखो कि दिस इज द मेन पैराग्राफ of your answer. Always begin with the meaning of the topic or explanation of the topic in not more than a line. तो सबसे पहले डिबेट में देखो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में भूल जाओगे, तो आपका काम एक्सप्लेनेशन सुनते वक्त ये होगा कि नोटबुक में पॉइंटर्स बनाओ कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये आया, फिर बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी में डैश नंबर 1 क्या हो रहा है, नंबर 2 क्या हो रहा है, उस हिसाब से नोट रखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू रिमेंबर कि कहाँ क्या लिखना है। नाउ सबसे पहला बात कि जब बॉडी स्टार्ट होगा आपको स्टार्ट करना है कि टॉपिक जो है उसके बारे में थोड़ा बताओ, और आपने फॉर क्यों चूज किया या आपने अगेंस्ट क्यों चूज किया उसको भी जस्टिफाई करो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट यू फॉलो अ सीक्वेंस। अब देखो आप अभी समझा ही रहे हो कि गोलगप्पा क्यों बेटर है पापड़ी चाट से, वो समझाते समझाते सडनली आपने कुछ और बोल दिया या पापड़ी चाट का कुछ बोल दिया, फिर गोलगप्पा फिर पापड़ी चाट। सैंडविच नहीं बनाना है बॉस, ठीक है। सॉरी गाइस। हाँ, तो it is possible that you have too many points or very few points. When you have a lot of varied points, it is better you choose the few best ones. देखो डिबेट है ना, अब डिबेट में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एकदम परफेक्ट या टॉप नॉच पॉइंटर्स ही यूज करो। स्पीच में जैसे आप पॉइंटर्स अपने हिसाब से लिख सकते हो बहुत कुछ, लेकिन जब डिबेट है आपके दिमाग में यह है कि आपको किसी को कन्विंस करना है कि वो आपसे अग्री करे, तो कन्विंसिंग के लिए चूज योर बेस्ट पॉइंटर्स फॉर द टॉपिक, जिससे आप वेरी श्योर हो कि हाँ ये पढ़ लिया तो उनको भी बिलीव होगा कि ये बात तो सच है। एंड राइट अ लाइन ऑन ईच वन।
इन केस यू हैव वेरी फ्यू पॉइंट्स, एक्सप्लेन देम इन एटलीस्ट 2 लाइन्स ईच। ठीक है, तो अगर आपके पास जो भी टॉपिक है फॉर में भी कम है, अगेंस्ट में भी कम है, इक्वल है, सपोज फॉर के लिए 2 पॉइंट्स है, अगेंस्ट के लिए भी 2 पॉइंट्स है, तो आप कोई भी एक साइड चूज करो और दोनों पॉइंट्स को ही थोड़ा एलैबोरेट करके लिखो। ठीक है, मेक सेंस? चलो, मेक श्योर यू आर क्लियर विथ योर थॉट्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू पुट देम इन वर्ड्स एम्बिग्यूअसली। तो यहाँ जो एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो ये, जब आपने साइड चूज कर लिया कि मैं फॉर जाऊंगी फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर के लिए मेरा पॉइंटर्स क्या है? जैसे मैंने फॉर डिसाइड किया कि गोलगप्पा बेटर है, तो क्यों बेटर है? एक, डिफरेंट फ्लेवर वाटर, दूसरा उसका स्टफिंग टेस्टी होता है, तीसरा कुछ और पॉइंट। तो मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन पेपर के साइड में, आंसर शीट के कॉर्नर में ऐसे मैंने लिख दिया कि ये मेरे फॉर के ये पॉइंट्स है जिनसे मैं इलेबोरेट करने वाली हूँ। तो पॉइंटर्स को हमेशा से लिख के रखो एंड उसके बाद उन्हें इलेबोरेट करने का सोचो, वरना अगर आप भूल गए बाई चांस कि पेपर लिखते लिखते जब आऊं मैं तब लिखूं उसको, तो आपका फिर हवा टाइट हो जाएगा कि अरे मैं भूल गई या मैं भूल गया क्या लिख रहा था यार, वो सिचुएशन ना आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Solution. So for every problem there is a solution. This paragraph needs to be short and crisp, whereby you are supposed to give a rational and practical solution for all the problems. अब देखो, अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो यहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया पापड़ी चाट वाला डिस्कशन, कि आप थोड़ा सा बता देना कि पापड़ी चाट किस वजह से लोगों को अच्छा लगता है, कि एक लाइन में एक्सप्लेन करना, उसके बाद फिर से आ जाना कंक्लूजन में। तो आपका जो ये 3rd पैराग्राफ होता है ना, वो सबसे छोटा होता है कंपेयर टू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। 3rd पैराग्राफ, सोल्यूशन पैराग्राफ सबसे छोटा होगा, वहां पे या तो काउंटर अग्रीमेंट डालो, अरे यार मैं बार बार अग्रीमेंट क्यों बोल रही हूँ, काउंटर आर्ग्यूमेंट डालो, या फिर वहां पे अगर आपने कोई प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया है तो उस प्रॉब्लम का एक हल्का सोल्यूशन जो कि नॉर्मल लोगों को लगता है वो डालो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखो, हर एक चीज का ना डिफरेंट पीपल, मतलब इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड एंड यू आस्क देम अ क्वेश्चन, तो एक होता है जेनरिक आंसर जिसमें मेजॉरिटी सही हाँ बोलते हैं, और कुछ होते हैं जिनको अलग अलग पॉइंट्स या अलग अलग आइडियाज आते हैं। तो जो मेजॉरिटी हाँ बोलते हैं ना, रैशनल व्यू पॉइंट बोलते हैं इसे, वही बात है कि जो सबको सही लग रहा है या सबको ठीक लगता है, उस हिसाब से एक पॉइंट वहां पे बता सकते हो आप सोल्यूशन पे। लेकिन फिर आपको अपने बिलीफ पे वापस लाना है रीडर को, कि लेकिन मैंने जो बोला गोलगप्पा बेटर है तो ये रीजन है, इसलिए ये बेटर है। वर्क्स? कूल। चलो अब लास्टली कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या आता है? कंक्लूजन में आपको समराइज करना है कि आपने जिसका साइड लिया है वही सही है और वही बेटर है, ये सामने वाले को बिलीव करवाना है। जैसे दिस पार्ट इन्वॉल्व क्लैरिफिकेशन ऑफ योर स्टेटमेंट एंड स्टांस अलोंग विथ थैंकिंग द ऑडियंस। तो लास्ट में बोला ना, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आई होप it was whatever I said was meaningful and sensible to everybody। ऐसे करके लास्ट में थैंक गिविंग एक नोट छोटा सा डाल सकते हो, ज्यादा इलेबोरेट मत करो। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट, ऐसे फॉर बीइंग सच पेशेंट लिसनर्स। दिस पैराग्राफ नीड्स टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। एक बात बता दूं मैं कि द इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी अमंग्स 3 लाइन्स मैक्सिमम, ठीक है। जो बॉडी होगा उसमें एज मैनी लाइन्स एज पॉसिबल डालो, मैं फिलहाल गैप रख रही हूँ। सोल्यूशन या 3rd पैराग्राफ जो है अपना, उसमें भी 2 से 3 लाइन से ज़्यादा मत जाना, एंड जो कंक्लूजन है उसमें भी 2 लाइन ही काफ़ी है। एंड लास्ट में थैंक यू, ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ये थैंक यू कंक्लूजन में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपका टोटल फॉर्मेट होना चाहिए, इससे आगे ज्यादा मत करो। अगर आपको कुछ ऐड करना है और पैराग्राफ बनाना है तो वो बॉडी में पैराग्राफ लाओ। अगर आपको और सारे पैराग्राफ्स ऐड करना है तो यहाँ सब पैराग्राफ बनाओ, ठीक है, सोल्यूशन से पहले।
बट सोल्यूशन के बाद या कंक्लूजन के पहले ऐसे मत करना, अगर डालना है तो यहाँ पे आप और पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके लिए सैंपल क्वेश्चन है। सैंपल क्वेश्चन में क्या है देख लो। योर मुकुल और महिमा ऑफ एल्प्स पब्लिक स्कूल, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स and you will be participating in your school. Prepare your views for or against the motion. एक सेकेंड ना, हाँ तो टॉपिक क्या है डिबेट का? डिबेट का टॉपिक बेसिकली ये है, मैं बीच बीच में ना एक छोटा वो पावर झपकी नहीं बोलते हैं तो पावर नैप लेती हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे एक स्क्रिबल किया और पावर ब्रेक लिया। हाँ तो यह मुकुल या महिमा, आपका स्कूल क्या है? एल्प्स पब्लिक स्कूल। आपको आपका नाम मिल गया, आई एम के बाद क्या बोलोगे? नाउ टॉपिक क्या है? ये रहा, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स। अब आप बोलोगे कि मैम आपने एक ही साइड लाया होगा, या तो फॉर या अगेंस्ट। हमने दोनों साइड लाए, ठीक है। आपको जो भी सही लगे आप वो साइड चूज कर लेना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो हमारा वर्ड लिमिट हमें पता है 120 to 150 वर्ड्स, इसको आप मैक्सिमम 170 खींच सकते हो, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत खींचना, आई रिक्वेस्ट यू। अगर बहुत सारे पॉइंटर्स है तो 170 इज मैक्स, एंड हैंडराइटिंग थोड़ा छोटा रखना इन दैट केस, ठीक है। चलो सैम्पल आंसर देखते हैं। ये फॉर द मोशन है। फॉर द मोशन में क्या क्या बताया गया है एक बार रीड करते हैं। मैं नीचे आ जाती हूँ ताकि आपको पूरा स्लाइड दिखे। तो सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स, अगर आपको दिख रहा है, जैसे मैंने बोला था कि वी कैन स्टार्ट ऑफ विथ अ नाइस कोट और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और यहाँ वही हुआ है, ठीक है। तो वी आर ऑल नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट लाइक न्यूरॉन्स इन अ जाइंट ब्रेन। तो ये तो नॉर्मल लाइन था, लेकिन ये जो लाइन है ना, इसी को मतलब यही लाइन ना रीडर्स को या लाइक जो भी आपके ऑडियंस है उनका अटेंशन सीक करेगा, ठीक है। आगे क्या है? ऑनरेबल टीचर्स, जजेस एंड माय वर्दी ओपोनेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन दिस डिबेट ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट्स। आई एम मुकुल और महिमा एंड आई वुड लाइक टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन। तो यहाँ क्या क्या हो गए? एक तो सैल्यूटेशंस आ गए, टॉपिक का नाम बता दिया, अपना नाम बता दिया, एंड क्या स्टैंड है, फेवर, इन फेवर है या अगेंस्ट है, वो भी बता दिया हमने। पानी चाहिए यार। आगे क्या है? हाउ मेनी पीपल डू नॉट हैव अ स्माइल ऑन देयर फेसेस ऑन फाइंडिंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑन फेसबुक? Well, social media has removed all the barriers and boundaries to communication by bringing the globe on a single platform. While business opportunities have widened, market research has broadened. It keeps us updated about everything going on in every nook and corner of the world on a real-time basis. तो देखो, ये जो आपका बॉडी स्टैंजा है ना, यहाँ पे आपने ना ही अपना पॉइंट रखा है कि आप क्यों फॉर द टॉपिक हो कि सोशल मीडिया एक्चुअल में गुड इफेक्ट्स देता है, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट आपका ये है कि वो आपको हर मतलब सबसे जोड़े हुए रखता है। जो आपके दोस्त बहुत दूर है या आपके कोई रिश्तेदार आपसे बहुत दूर है, उनको भी आपसे जोड़ के रखते हैं, प्लस बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोज थिंग्स आर मेंशन हियर। और एक और चीज़ जो मुझे आपको नोटिस करवानी थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ऐड किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्यों ऐड हुआ है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप ऐसे सवाल पूछोगे ना ऑडियंस से, तो वो ट्राई करेंगे खुद ही खुद में आंसर करने का। ये रेटोरिकल क्वेश्चन है, आप नहीं चाहते हो कोई चिल्ला के आंसर बताए, या बस आप लिख रहे हो ताकि रीडर अपने माइंड में सोचे कि हाँ ऐसा तो होता है। हम किसी से सडनली कोई हमारा जान पहचान का फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हमें रिक्वेस्ट भेजा या मैसेज किया, तो वो देख के हम खुश तो हो जाते हैं। तो इसीलिए एक रिटोरिकल क्वेश्चन डाल दिया हमने, ठीक है। नाउ आगे आते हैं, पॉइंटर्स डल गए हैं। हाँ, अब आएंगे सोल्यूशन या एक काउंटर एग्रीमेंट। From emergency alerts, announcements and declaration to knowing how our friends are doing, all has become so convenient.
It provides freedom of speech and thus enables everyone to speak their mind, not to forget the incalculable access to it provides to the extensive information. तो यहाँ एक सेकेंड बॉडी है, 2 पैराग्राफ्स में आपने फॉर द टॉपिक बोल दिया, ठीक है. अब अगेंस्ट द टॉपिक या जो भी सोल्यूशन है वो का थोड़ा सा एक लाइन है बस. देखो, with so much advancement and innovation, it would be an unimaginable world without having media in it. Someone has rightly put into the words by saying, social media is addictive precisely because it gives us something that the real world lacks. It gives us immediacy, direction and a value as an individual. Thank you. कुछ मिसिंग लगा, सही लगा? आई थिंक यहां जो है ना, ये एक कंक्लूजन बना है, ठीक है. लेकिन ये जो छोटा सा एक लाइन है ना, यहाँ पे एक चीज एरर है जो कि है काउंटर आर्ग्यूमेंट. काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया नहीं है, जो कि आपको डालना है कि सोशल मीडिया हैज इट्स इफेक्ट्स इन पॉजिटिव वेज, लेकिन कुछ लोगों में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिख जाते हैं. लाइक दे स्टार्ट यूजिंग इट टू मच. कोई दोस्त दिख गया, बहुत ज्यादा बात करने लगे, बाकी सब काम भूल गए. लेकिन उनसे वो अगर वो प्रिसाइसली एंड दिमाग लगा के यूज करे तो सही से यूजेज हुआ है ना, तो दैट थिंग हैज टू बी एडेड इन हियर, ठीक है. चलो अब आएंगे अगेंस्ट द टॉपिक. अगेंस्ट द मोशन में क्या है, वापस से एक बार आप रीड कर लेना. इसमें क्या है, वापस से अगेंस्ट द मोशन में क्या क्या पॉइंट्स आप डाल सकते हो, सेम पैटर्न में है. एक तो कोट लगाया, इंट्रोडक्शन बन गया, उसके साथ फिर अपना बॉडी आया, फिर एक कंक्लूडिंग लाइन और लास्ट में थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. पैराग्राफ्स फॉलो करने हैं, पॉइंटर्स अपने लिखने हैं, उस हिसाब से अगेंस्ट के लिए भी एक रेडी पैराग्राफ आपके लिए है, ठीक है. पीडीएफ से रीड कर लेना. पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये कल फिर से किसी ने पूछा था. पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा रहे होंगे कि देयर इज अ लिंक जहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, तो वो लिंक से आप ऐप डाउनलोड करो एंड उस ऐप में आपको 11th के नोट्स के एक सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है. चलो ये आया एक और क्वेश्चन. अब इसका आंसर मैं डिस्कस नहीं करूंगी, आंसर पीडीएफ में लगाया हुआ है. वो आप पहले अपना स्टांस चूज करना, फॉर द टॉपिक या अगेंस्ट द टॉपिक लिखना, उसके बाद आंसर देखना, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर, राइट अ डिबेट ईदर फॉर और अगेंस्ट. तो ये आपका टॉपिक है, एकेडमिक एक्सीलेंस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर. यहाँ पे एक चीज देखा आपने कि नेम मिसिंग है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, रैंडम नाम लिख देना, रामू, शामू, गीता, कुछ भी लिख देना, जैसे जो मर्जी नाम आए. कोई किसी का रैंडम अपने दोस्तों का नाम लिख लेना या कुछ भी लिख लेना. स्कूल वाले दोस्तों का नाम मत लिखना, सेम स्कूल के ओरिजिनल नाम से ना बाहर आ जाए, ठीक है. चलो होमवर्क के आंसर्स आपको दिखाने नहीं है, तो आंसर फिलहाल मैं स्किप करते हुए आती हूं एक स्लाइड पे. हाँ, टू समराइज एवरीथिंग, डिबेट राइटिंग का जो आपका मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको किसी ना किसी जो भी रीडर है ना, उनको आपको सबसे पहला बात कन्विंस करना है. हाउ विल यू कन्विंस देम, यूज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. अगर आपके पास पॉइंट्स कम है तो उनको जितने भी पॉइंट्स है उनको इलैबोरेट करो हल्का सा, और अगर ज्यादा पॉइंट्स है तो उनको छोटे छोटे एक एक लाइंस में लगा दो, ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ आपको कन्विंस करना है. एंड एक और चीज जो है, फॉर्मेट अपना आपको मेक श्योर करना है कि मिनिमम 4 पैराग्राफ जरूर बने. नेक्स्ट, जब आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए सोचोगे ना, इन द वेरी बिगिनिंग वाइल रीडिंग द पेपर, उन पॉइंटर्स को वाइल रीडिंग ही लिख लो. राइट द पॉइंट्स इन अ कॉर्नर ऑफ योर आंसर शीट. उससे क्या होगा, आप अपने पॉइंट्स भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत बार हो जाता है एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम प्रेशर से आप अपने पॉइंटर्स भूल गए हो. एक बार लिख के रखो. आई नो क्वेश्चन पेपर में लिखना मना है, आंसर शीट के साइड में या कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेटर्स में लिख लो. और मैंने एक टिप दिया था, आई थिंक 10th बोर्ड वाले को दिया था मैंने,
आप लोग को नहीं दिया था, वो ये है कि हमेशा ना क्वेश्चन, आई होप ये आप सीक्रेटली यूज करना, ठीक है? हमेशा ना क्वेश्चन पेपर के साइड में जैसे पेपर मिल जाए ऐसे ऐसे डॉट डॉट अलग अलग जगह बनाते रहना, क्योंकि अगर एग्जामिनर आके पूछे कि ये क्या है बॉस, डॉट डॉट क्यों है, तो बोले ये मेरा स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी है। मैं ऐसे डॉट 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 बना के, मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं ऐसे डॉट्स, पेन ही गिर गया, मैं ऐसे डॉट्स बनाते रहता हूँ या रहती हूँ ताकि मुझे स्ट्रेस कम हो और मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। तो ऐसे करना, इससे क्या होगा, वो देखना छोड़ देंगे कि अच्छा क्वेश्चन पेपर में कुछ हो रहा है मतलब डॉट्स हो रहा है, वो डिसरिगार्ड करने लगेंगे, ठीक है? तो वो एक माइंड ट्रिक है जो आप एग्जामिनर के साथ करोगे। चलो, सो विद दैट आई एंड द लेक्चर फॉर टुडे। आंसर उस क्वेश्चन का पीडीएफ में है, वापस से बता दिया मैंने। मेक श्योर आप अपने क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो, 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आपको अपना स्ट्रेंथ समझ आ जाए कि डिबेट राइटिंग इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स और नॉट, आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है कि नहीं, क्योंकि ये एज एन ऑप्शन आता है, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस, साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। टेक केयर गाइस, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, सी यू सून।